पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि स्टार लू साम्राज्य के सम्राट शू जियावे अपना सिंहासन व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे रहे थे। अब आगे देखेंगे। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सहमति दी और स्टार लुओ एम्पायर का नया शासक बन गया। शू जियावे ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार नीचे रखी और व्हाइट टाइगर ड्यूक को उठने में मदद की। उसने राहत की लंबी सांस ली और कहा कि अब मैं आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता हूं। मैं तुरंत रॉयल डिक्री जारी करूंगा और इस फैसले की घोषणा पूरी दुनिया में कर दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा वह तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन तुम्हें मुझे एक ड्यूक बनाना होगा। हमारी यह छोटी सी अदला बदली काफी दिलचस्प है ना? दाई हाओ ने सू जावे की ओर देखा, जिसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सू जावे सच में खुश था, क्योंकि स्टार लुओ एम्पायर के एम्परर के रूप में उस पर कई सालों से बहुत ज्यादा दबाव था। दुश्मन पीछे हट चुका था और वह अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ रहा था, इसलिए उसे खुद को पहले से कहीं ज्यादा जवान महसूस हो रहा था। हमें बाकी कामों से पहले हमारे बीच की बातों को सुलझाना होगा। हुओ युहाओ की आवाज गूंजी। दाई हाओ ने मुड़कर हुओ युहाओ को जटिल भावों के साथ देखा और उसके तीनों बेटों ने भी यही किया। दाई लुओली तेजी से आगे बढ़ा और हुओ युहाओ के सामने आकर बोला, भाई। आखिरकार हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दाई लुओली पहले से कहीं ज्यादा लंबा और ताकतवर हो गया था और उसकी सोल पावर भी कमजोर नहीं थी। वह अब सोल एम्परर बन चुका था और सोल सेज बनने के करीब था। हुओ युहाओ उसकी इन सालों की तरक्की साफ देख सकता था। हुओ युहाओ ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें आगे भी मेहनत करते रहना होगा। हाँ। दाई लुओली ने जोश से सिर हिलाया। दाई हाओ ने शक भरी नजर से दाई लुओली की ओर देखा। लुओली, क्या तुम जानते थे कि वह? अब दाई लुओली को कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, पिता, जिस टीचर के बारे में मैं आपको बताता रहता था, वही मेरे एल्डर ब्रदर हैं। क्या? दाई हाओ की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे साफ याद था कि दाई लुओली जिस व्यक्ति को अपना टीचर कहता था, उसने कई बार उसकी जान बचाई थी। तो वह हमेशा मेरी रक्षा कर रहा था, और मैं, उसका पिता होते हुए भी, अपने इस इतने शानदार बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता था। युहाओ। दाई हाओ ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि वह इस बेटे का बहुत बड़ा कर्जदार है। दाई युएहेंग और दाई हुआबिन के चेहरों पर अजीब भाव थे। दाई युएहेंग का भाव थोड़ा बेहतर था, क्योंकि वह हुओ युहाओ की पीढ़ी का नहीं था, लेकिन दाई हुआबिन का चेहरा बेहद अजीब था, मानो उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ रही हों। हुओ युहाओ ने शांत स्वर में कहा, सब लोग मेरे साथ आओ। उसने हाथ हिलाया और सुनहरी रोशनी की एक परत चारों को ढकते हुए ऊपर उठी। वह सुनहरी रोशनी आसमान में उठी और स्टार लुओ सिटी से बाहर दूर की ओर उड़ गई। भाई, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए दाई लुओली ने धीमे से पूछा। हुओ युहाओ ने जवाब दिया, ड्यूक्स मैंशन। दाई लुओली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तभी पीछे से दाई हुआबिन अचानक चिल्लाया, अगर तुम्हें बदला लेना है, हुओ युहाओ, तो मुझसे लो। हुओ युहाओ का शरीर जम गया। उसने पलटकर दाई हुआबिन की ओर देखा। दाई हुआबिन बिल्कुल नहीं डरा। उसने हुओ युहाओ की ठंडी लेकिन चौंकी हुई आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अब याद आ गया। तुम वही छोटे से लड़के हो जो इतने साल पहले था। तो तुम अभी तक जिंदा हो। थप्पड़। दाई हाओ ने अचानक मुड़कर दाई हुआबिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह गुस्से में दहाड़ा, तुम्हें पता था? तुम्हें पता था कि वह मौजूद है? इसका मतलब यह है कि पूरे मैंशन में सिर्फ मैं ही ऐसा था जिसे अपने ही बेटे के बारे में कुछ नहीं पता था। दाई हुआबिन जमीन पर गिर पड़ा और फिर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। दाई हाओ ने ऊपर देखा और दाई युएहेंग की ओर मुड़कर फिर दहाड़ा, बोलो, क्या तुम्हें भी पता था? दाई युएहेंग ने जबरन मुस्कुराते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उसे तो जरूर पता था। जब दाई हुआबिन, जो उससे कहीं छोटा था, जानता था, तो वह कैसे नहीं जानता? आंट यून की मौत के कुछ समय बाद ही वह गायब हो गया था। पिता, मैं, बस करो। दाई हाओ ने उसे भी लात मारकर गिरा दिया। दाई हाओ इतना मजबूत और कठोर व्यक्ति था, लेकिन इस पल उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। यूनेर, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने हमारे बेटे को भी धोखा दिया। दूसरों की नजरों में मैं एक कमांडर और हीरो हूं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं एक माफ न किए जाने वाला इंसान हूं। हुओ युहाओ ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं कहा और न ही दाई हाओ की ओर देखा। वह चुपचाप सुनहरी रोशनी को नियंत्रित करता हुआ आगे बढ़ता रहा। व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन स्टार लुओ सिटी के पास ही था, लेकिन वहां पहुंचकर हुओ युहाओ स्तब्ध रह गया।
व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन हमेशा इतना भव्य और शानदार हुआ करता था, लेकिन अब वह सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका था। हुओ यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाई। पूरा मैंशन मलबे में बदल चुका था। एक भी पूरी ईंट नहीं बची थी। दाई हाओ ने जबरन हंसते हुए कहा, मैं वॉर गॉड एम्प्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने बहुत पहले ही अपना गुस्सा इस जगह पर निकाल दिया था, इसलिए यहां कुछ भी नहीं बचा। हुओ युहाओ का शरीर जोर से कांप उठा और उसने अचानक ऊपर की ओर देखा। सुनहरी रोशनी और तेज हो गई और अचानक एक दिशा में नीचे की ओर बढ़ी। वे बहुत तेजी से जा रहे थे और आसपास की हर चीज धुंधली हो गई। डर। दाई हाओ अपने बेटे के भीतर का डर साफ महसूस कर सकता था। वह डर रहा था, लेकिन किस बात से? दाई हाओ हैरानी से हुओ युहाओ को देखने लगा। हाँ, हुओ युहाओ डर रहा था, क्योंकि उसके मन में एक संभावना आई थी, ऐसी बात जो उसे जिंदगी भर पछतावे में डाल सकती थी। वह जगह आखिरकार सामने आ गई। हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उसे देखा। उसका शरीर थोड़ा डगमगाया, फिर उसके तनाव भरे भाव आखिरकार शांत हुए। वे सब नीचे उतरे। वहां एक कब्र थी जिसे बहुत अच्छे से संवारा गया था। वह अकेली थी, लेकिन मजबूती से खड़ी हुई। हुओ युहाओ डर रहा था कि कहीं उसकी मां की कब्र भी व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन की तरह तबाह न कर दी गई हो। आखिरकार उस कब्र पर दाई हाओ का नाम भी लिखा था, और अगर ऐसा होता तो हुओ युहाओ जूजी को कभी माफ नहीं करता। लेकिन उसने देखा कि यह कब्र सुरक्षित थी। यहां किसी सेना या सैनिक के निशान नहीं थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इस जगह की रक्षा की हो। हुओ युहाओ कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मां, मैं आपसे मिलने आ गया हूं। मैं आ गया हूं। दाई युएहेंग और दाई हुआबिन पहले से ही घुटनों पर थे। दोनों ने अनजाने में कब्र की ओर देखा। दाई युएहेंग ने राहत की सांस ली, लेकिन दाई हुआबिन के होंठ भींच गए और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दाई लुओली हुओ युहाओ के पास घुटनों के बल बैठ गया और कब्र की ओर सिर झुकाया। व्हाइट टाइगर ड्यूक ही एकमात्र था जो अब भी खड़ा था, लेकिन वह फूट फूट कर रो रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया यूनेर। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुमने मुझे एक बेटा दिया है। हुओ युहाओ घुटनों पर ही बैठा रहा और उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपको अभी भी नहीं पता। डचेस ने मेरी मां के साथ बुरा व्यवहार किया। हमें नौकरों से भी बदतर हालत में रखा गया। मैंने अपनी मां से पूछा था कि मुझे कब भरपेट खाना मिलेगा। आज भी मुझे उसकी आंखों में वह दर्द याद है। मेरी मां मेरे लिए अपने कपड़ों में गर्म बिस्कुट छिपाकर रखती थी ताकि मैं उन्हें खा सकूं, लेकिन ऐसा करते समय वह खुद जल गई। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने से ठीक पहले भी उसकी आंखों में मुझे जरा सी भी पछतावा नहीं दिखा। मैं नहीं समझता कि आप में ऐसा क्या था जो वह आपसे इतना प्यार करती थी। मेरी मां की जिंदगी का सारा दर्द आपकी वजह से था। आप स्टार लो सिटी के लिए एक अच्छे कमांडर हैं, लेकिन एक बहुत ही बुरे पति। हुओ युहाओ की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस ठंडापन था। फिर भी उसका शरीर लगातार कांप रहा था। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हुओ युहाओ वापस लौट आया था। भले ही वह ड्यूक नहीं था और उसके पास कोई ऊंचा खिताब नहीं था, फिर भी वह उस वादे को पूरा करने के पूरी तरह योग्य था जो उसने सालों पहले किया था। मैंने बहुत नफरत की है। मुझे डचेस से नफरत थी और दाई हुआबिन से भी, जिसने मेरी मां को चोट पहुंचाई। लेकिन धीरे धीरे मेरी नफरत कम होती गई, क्योंकि मेरी मां को अब वह दर्द सहना नहीं पड़ा। असल में उसने यह सब इसलिए सहा क्योंकि वह आपसे प्यार करती थी। मेरी मां को यह सब आपकी वजह से झेलना पड़ा। दाई हाओ कुछ खोया सा महसूस करते हुए कब्र के सामने आया। उसके सख्त घुटने धीरे धीरे झुक गए और वह भी घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, तुम सही हो। यह सब मेरी ही गलती है। मैं उसे खुशी नहीं दे सका, फिर भी उसके साथ रहने का फैसला किया और उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी। यह सब मेरी ही गलती है। युहाओ, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे तुम्हारा पिता कहलाने का कोई हक नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे 1 साल और जिंदा रहने दोगे ताकि मैं एम्पायर के सारे काम ठीक से सुलझा सकूं? उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यहां एक घर बनाऊंगा और यहीं रहूंगा। तब मैं हर दिन तुम्हारी मां के साथ रह सकूंगा, उससे बात कर सकूंगा और अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सकूंगा। और जब मैं मर जाऊं, अगर तुम इजाजत दो और अगर तुम मुझे इसके काबिल समझो, तो मुझे यहीं उसके पास दफना देना। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं अपना सब कुछ उसे प्यार करने में लगा दूंगा। हुओ युहाओ की आंखों में अब ठंडापन नहीं रहा। दाई हाओ की बातें उसके दिल की सबसे गहरी जगह को छू गई थीं। उसे पता था कि उसकी मां की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी।
उसे किसी टाइटल या दर्जे की चाह नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि उसका पति लौट आए और वह अपने प्रेमी के साथ रह सके। क्या हुओ युहाओ भी यही नहीं चाहता था कि डाई हाओ उसकी मां की कब्र के सामने पछतावा करे? डाई हाओ की बातें सुनकर हुओ युहाओ की जिद आखिरकार टूट गई। अपनी कल्टीवेशन और भावनाओं की शक्ति पर नियंत्रण की वजह से वह बच्चा नहीं रहा था जो कभी बदले की भावना में अंधा हो गया था। हुओ युहाओ खड़ा हुआ, दाई हाओ के पास गया और उसे उठाया। मुझे उम्मीद है कि आप आज जो कुछ कह रहे हैं उस पर कायम रहेंगे और सब कुछ पूरा करेंगे। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, जब मैं यहां से गया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी मां का बदला लूंगा और उसे सबसे ऊंचा और सम्मानित दर्जा दिलाऊंगा। मुझे पता था कि मेरी मां की सबसे बड़ी इच्छा आपकी पत्नी कहलाने की थी। अब जब स्टार लुओ एम्पायर के एम्परर ने आपको सिंहासन सौंप दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मां को एम्प्रेस घोषित करें। भविष्य में आप किसी और एम्प्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे और डचेस को तो बिल्कुल भी एम्प्रेस नहीं बनने देंगे। आपके पश्चाताप के बदले में मैं डचेस से अपना बदला नहीं लूंगा। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने हुओ युहाओ के चेहरे के पहले से कहीं ज्यादा नरम भावों को देखते हुए जबरन हंसते हुए कहा कि तुम चाहो भी तो उससे बदला नहीं ले सकते। एह। हुओ युहाओ एक पल के लिए चौंक गया। दाई हुआबिन ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी मां बहुत पहले ही गुजर चुकी है। 5 साल हो गए हैं उसे मरे हुए। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। डचेस मर चुकी है। हुओ युहाओ कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही होता है। इसी पल उसे अपने दिल में अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। बरसों से दिल पर रखा भारी पत्थर मानो अचानक टूटकर बिखर गया हो। सब खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी नफरत और बदला दोनों का अंत हो चुका है। दाई हाओ ने जटिल नजरों से हुओ युहाओ की ओर देखा। अब आगे क्या करने का इरादा है बच्चे? हुओ युहाओ ने उत्तर दिया, यहां के सारे मामले सुलझ चुके हैं और जो मैं करना चाहता था वह सब मैंने कर लिया है। सन मून एम्पायर इस बार अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा हमारे बीच वह स्तर का संबंध अब भी मौजूद है। स्यू जवेई ने अपना सिंहासन आपको सौंप दिया है और यह एक बेहद शानदार फैसला है। भले ही मैं यह नहीं कह सकता कि स्टार लुओ एम्पायर को अगले 1000 सालों में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कम से कम अगले 100 सालों तक युद्ध नहीं होगा। अगर स्टार लुओ एम्पायर इसी तरह स्थिर रूप से आगे बढ़ता रहा तो सब ठीक रहेगा। अभी भी मुझे कुछ काम करने हैं। क्या तुम वापस आओगे? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पूछा। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। शायद नहीं, मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। दाई हाओ ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मुझे पिता कहो, लेकिन फिर भी मुझे कहना होगा। अपना ख्याल रखना, मेरे बेटे। अगर किसी दिन बाहर की दुनिया में तुम बहुत थक जाओ तो घर लौट आना। दाई हाओ के मुंह से बेटा शब्द सुनते ही हुओ युहाओ का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में बची आखिरी नफरत भी खत्म हो गई। हुओ युहाओ ने अपनी मां की कब्र की ओर देखा। उसी पल उसकी मां की मुस्कान उसके मन में उभर आई, जैसे वह उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रही हो। पिता, यह कोमल शब्द हुओ युहाओ के मुंह से निकल गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक का शरीर कांप उठा। उसने अविश्वास से हुओ युहाओ को देखा, फिर अचानक उसने बाहें फैलाईं और हुओ युहाओ को अपने सीने से लगा लिया। हाँ, यह मेरा बेटा है। हुओ युहाओ ने दाई हाओ को पिता इसलिए नहीं कहा था कि दाई हाओ कौन था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां की यही सबसे बड़ी इच्छा थी। वह अपनी मां की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। तुम लोग जा सकते हो। मैं कुछ देर और अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं, हुओ युहाओ ने धीमे से कहा। ड्यूक ने हुओ युहाओ को छोड़ा और कब्र की ओर देखते हुए नरम स्वर में कहा, मेरा इंतजार करना, यूनेर। मैं जल्द ही वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंदगी भर जो कर्ज मुझ पर है, मैं सब चुका दूंगा। भाई, दाई लुओली चिल्लाया। दाई युएहेंग खड़ा हुआ और उसने दाई हुआबिन को भी उठाया। दाई युएहेंग हुओ युहाओ के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। दाई हुआबिन भी आगे आया। उसने काफी देर तक जटिल नजरों से हुओ युहाओ को देखा। बहुत संघर्ष के बाद वह बोला, मुझे माफ कर दो। हुओ युहाओ के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। मेरी मां किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकती और तुम्हारी मां भी नहीं। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। भूल जाओ, भूल जाओ। ये दो शब्द हुओ युहाओ के लिए कहना बेहद मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने कह ही दिए। इसी के साथ उसने अपनी सारी नफरत और कड़वाहट से खुद को पूरी तरह मुक्त कर लिया। स्टार लुओ एम्पायर के नए एम्परर दाई हाओ अपने तीनों बेटों के साथ वहां से चले गए। कब्र के सामने अब सिर्फ हुओ युहाओ बचा था। हुओ युहाओ अपनी मां की कब्र के सामने
घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यही तो आप देखना चाहती थी ना माँ? आप इतनी दयालु थीं और मैंने कर दिखाया। मैं आखिरकार उन्हें आपके पास वापस ले आया हूं। आगे से वह यहीं रहेंगे और आपका साथ देंगे। अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप आज भी जिंदा होती। हुओ युहाओ कब्र के सामने यूं ही बैठा बुदबुदाता रहा। समय बीतता गया। वह एक दिन और एक रात तक वहीं घुटनों पर बैठा रहा और समय पलक झपकते ही निकल गया। उसके पीछे हल्की सुनहरी रोशनी जमा होने लगी और धीरे धीरे आकार लेने लगी। क्या सब कुछ निपटा लिया? एक कोमल आवाज ने हुओ युहाओ को उसकी यादों से बाहर खींच लिया। उसने ऊपर देखा और एक जाना पहचाना चेहरा सामने था। आप। हुओ युहाओ खड़ा हुआ और सुनहरे बालों वाले उस युवक को सम्मान से झुककर प्रणाम किया। गॉड ऑफ इमोशंस, रोंग नियनबिंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुम्हारे मामलों के बारे में जान लिया है। लगता है तुम्हारा मन अभी बहुत हल्का नहीं है। हुओ युहाओ ने जबरन हंसते हुए कहा, जो मुझे करना चाहिए था वह सब मैंने कर लिया। लेकिन अचानक मेरा एक बेटा हो गया है और वो तुंग भी मेरे पास से चली गई है। मुझे नहीं पता वह कहां है। रोंग नियानबिंग ने पूछा, तो अब आगे क्या करने का इरादा है? हो युहाओ की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। मुझे उसे ढूंढना है और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े उसे अपने पास वापस लाना है। कृपया मुझे गॉड रियल्म ले चलिए, वह वहीं होगी। क्या आपको पता है वह कहां है? और वुटोंग के पिता आखिर हैं कौन? रोंग नियनबिंग ने उत्तर दिया, कोई भी तुम्हें गॉड रियल्म नहीं ले जा सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। अगर तुम्हें गॉड रियल्म जाना है तो तुम्हें अपनी ही शक्ति पर भरोसा करना होगा, किसी बाहरी मदद पर नहीं। अगर तुम मेरी सीट इनहेरिट करना चाहते हो तो अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। तुम्हें डुलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना होगा। जहां तक तुम्हारे होने वाले ससुर की बात है, वह मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम गॉड रेल्म में आधिकारिक रूप से मेरी सीट संभाल लोगे। हुओ युहाओ की आंखें हिली। आप बीस्ट गॉड की बात कर रहे हैं? रोंग नियनबिंग ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और वह लाखों सुनहरी रोशनी के कणों में बिखर कर गायब हो गया। जाओ, जिस पल तुम बीस्ट गॉड को हरा दोगे उसी पल तुम मेरी सीट इनहेरिट कर लोगे। हुओ युहाओ वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में विचार घूमने लगे और उसके चेहरे पर धीरे धीरे हल्की मुस्कान आ गई। रोंग नियनबिंग ने सीधे नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों से हुओ युहाओ समझ गया कि वह उसके होने वाले ससुर को जानता है। इसका मतलब था कि जैसे ही वह गॉड रियल्म पहुंचेगा, वूटों को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। बीस्ट गॉड दीतियन, क्या अब आखिरकार हमारी लड़ाई का समय आ गया है? हुओ युहाओ की आंखों से तीव्र युद्ध भावना और लड़ने की चाह झलकने लगी। टैंग वूटोंग को पाने के लिए उसे बीस्ट गॉड को हराना ही होगा और गॉड रेल्म जाने से उसे कोई नहीं रोक सकेगा। हुओ युहाओ मुड़ा और एक बार फिर अपनी मां की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मां, मैं आपकी बहू को ढूंढने जा रहा हूं। जब मैं उसे पा लूंगा तो उसे आपके पास लेकर आऊंगा। हुओ युहाओ ने कुछ बार और सिर झुकाया, फिर खड़ा हुआ और स्टार लुओ सिटी की ओर उड़ गया। शहर में जश्न का माहौल था। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने आसानी से पूरे शहर को ढक लिया। उसने जिन लोगों को ढूंढना था उन्हें तलाशा और जल्दी ही टैंग सेक्ट के लोगों की जगह का पता लगा लिया। हुओ युहाओ ने स्पेस को चीरते हुए अपने साथियों के सामने प्रकट होकर प्रवेश किया। हुओ युहाओ जाने वाला था, इसलिए उसे अपने साथियों और एल्डर श्वन से विदा लेनी थी। तुम जा रहे हो? बेबे ने हुओ युहाओ को देखा। उसकी आंखों में अपनापन और चाह भरी हुई थी। 3 साल बाद वे मिले थे और अब हुओ युहाओ फिर से जाने वाला था। हुओ युहाओ के चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। वह बेई को देखते हुए बोला, चिंता मत करो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, जैसे ही मैं वूटोंग को ढूंढ लूंगा हम लौट आएंगे। मैं हमारी शादी टैंग सेक्ट में श्रेक सिटी के अंदर करना चाहता हूं। आपकी शुभकामनाओं के बिना हमारी खुशी अधूरी रहेगी। बे ही काइटू और शू सनशी यह सुनकर जोर से हंस पड़े। तो फिर किस बात का इंतजार है? जल्दी जाकर उसे वापस ले आओ, वरना वापस मत आना। जांग नानन हंसते हुए बोली, हाँ जरूर। हुओ युहाओ ने अपने साथियों से विदा ली और एक बार फिर स्टार लुओ सिटी से निकल पड़ा। लेकिन वह तुरंत नहीं गया। वह आसमान में ऊपर उठा और सन मून एम्पायर की दिशा में देखने लगा। वे लोग अब लौट रहे होंगे। यूनहान, छोटा यूनहान। उसके दिल में हल्की पीड़ा उभरी। जूजी, ओ जूजी, मुझे नहीं पता अब तुम्हारा सामना कैसे करूं। शायद किस्मत ने हम दोनों के साथ खेल किया है। तुम सही थी। मैं यूनहान का पिता बनने के काबिल नहीं हूं। वह तुम्हारा है, वह तुम्हारा बेटा है। हुओ युहाओ ने जोर से सिर झटका
और मन के सारे भटके हुए विचारों को झटक दिया। फिर वह आसमान में तेजी से उड़ता हुआ ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। स्टार लुओ सिटी के बाहर व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन का मलबा साफ किया गया और वहां एक औपचारिक वेदी बनाई गई। सू जावेई ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि वह अपना सिंहासन व्हाइट टाइगर ड्यूक दाइहाओ को सौंप रहा है। सू जावेई को क्राउन ड्यूक बनाया गया और समारोह के बाद उसने उसी जगह पर अपनी नई हवेली बनानी शुरू की जहां पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन था। दाइहाओ ने एम्परर का पद संभाला। उसने डाई लुओली को क्राउन प्रिंस बनाया, जबकि डाई युएहेंग और दाई हुआबिन दोनों प्रिंस बने। उसने अपनी दिवंगत प्रिय पत्नी हुओ युन को एम्प्रेस घोषित किया और स्पिरिट आइस दुलुओ हुओ युहाओ को इंपीरियल ट्यूटर नियुक्त किया। श्रेक सिटी से लॉकडाउन हटा लिया गया और श्रेक एकेडमी ने फिर से छात्रों का दाखिला शुरू कर दिया। टैंक सेक्ट ने अपने सोल टूल हॉल की शोध व्यवस्था को और फैलाया। ही काइटू सोल टूल हॉल का मास्टर बना। स्वान जीवेन श्रेक एकेडमी में शामिल हुआ और सोल टूल डिपार्टमेंट का डीन बना, जबकि मा श्याओताओ मार्शल सोल डिपार्टमेंट की डीन बनी। एल्डर श्वान ने सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर का पद यन शाओजे को सौंप दिया और खुद आराम की जिंदगी में लौट गया, जहां वह बढ़िया शराब और स्वादिष्ट चिकन थाइस का आनंद लेने लगा। स्पिरिट आइस दुलुओ हुओ युहाओ को सी गॉड पवेलियन का ऑनरेरी मास्टर नामित किया गया। 3 महीने बाद सन मून एम्पायर की सेनाएं पूरी तरह स्टार लुओ एम्पायर के क्षेत्र से हट गईं और मिंगडू माउंटेन रेंज लौटा दिया गया। 6 महीने और बीत गए। वॉर गॉड एम्प्रेस ने आम लोगों की राय के खिलाफ खड़े रहते हुए सिल्वर मून डुलोकोंग डेमिंग और सेना के समर्थन से घोषणा की कि सन मून एम्पायर का नाम बदलकर हेवन डू एम्पायर रखा जाएगा। डुलुओ कॉन्टिनेंट में उत्तर और दक्षिण के बीच 10,000 साल पहले जैसा हेवन डू एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर का संतुलन फिर से कायम हो गया। महाद्वीप में शांति लौट आई और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई धीरे धीरे होने लगी, जबकि सोल टूल तकनीक तेजी से आगे बढ़ती रही। हुओ युहाओ ने पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कुछ ही पलों में ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट उसकी नजरों के सामने आ गया। चांदी सी रोशनी चमकी और हुओ युहाओ ने स्पेस को चीरते हुए फिर से प्रकट होकर आसमान में जगह ली। इस समय वह ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट के ऊपर ऊंचाई पर था। ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट का आकाश एक निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था, लेकिन हुओ युहाओ के प्रकट होते ही कोई भी उड़ने वाला सोल बीस्ट पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आसमान साफ था और मौसम बेहद सुहावना। हल्की धूप ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट पर पड़ रही थी और विशाल जंगल गहरे जीवन ऊर्जा से भरपूर चमक रहा था। हुओ युहाओ का शरीर हल्की सी चमकती रोशनी से ढका हुआ था जब वह हवा में स्थिर होकर तैर रहा था। उसके शरीर को केंद्र मानकर अपार स्पिरिचुअल पावर एक विशाल जलाशय की तरह फैल गई, जिसने पूरे ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट को ढक लिया। मैं आ रहा हूं, दीतियन। ये 4 साधारण शब्द चेतना की प्रचंड लहरों की तरह ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट में फैल गए। हुओ युहाओ की कॉन्शियसनेस पूरे जंगल में फैल गई और उसकी वह भयावह स्पिरिचुअल विल सभी सोल बीस्ट्स को कांपने पर मजबूर कर रही थी, यहां तक कि 100,000 साल के सोल बीस्ट्स भी डर से थरथरा उठे। ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट के कोर रीजन में लेक ऑफ लाइफ के भीतर नील हरे रंग के झील के पानी से अचानक एक विशाल सिर बाहर निकला। पानी चारों ओर लहराने और उछलने लगा और घनी लाइफ एनर्जी हवा में फैल गई। उस प्राणी की बड़ी सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसका विशाल शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। तुम आखिरकार आ ही गए। मैंने तुम्हारा बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। एक गहरी आवाज आसमान में गूंज उठी। ध्वनि की लहरें चारों ओर फैल गईं और ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट का आकाश मरोड़ खाने लगा। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल गया और जो चमकती धूप थी वह तुरंत काले बादलों से ढक गई। हो युहाओ हवा में स्थिर खड़ा रहा और काले बादलों के भारी दबाव के बावजूद वह बिल्कुल नहीं हिला। मैंने भी इस दिन का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, हुओ युहाओ ने शांति से एक दिशा की ओर देखते हुए कहा। उसी दिशा से धुएं और धुंध का एक स्तंभ उठने लगा। शुरुआत में वह एक छोटा सा गोला था, लेकिन वह धुआं तेजी से फैलकर आसमान की ओर उठते हुए एक विशाल धुएं के अजगर जैसा बन गया। इस पल ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट पूरी तरह शांत हो गया। चारों ओर पूर्ण सन्नाटा छा गया। बादल और धुआं सघन हुए और बीस्ट गॉड डीतियन प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे और वह सीधे हुओ युहाओ के सामने प्रकट हुआ। डीतियन की गहरी निगाहें हुओ युहाओ के शरीर पर टिकी हुई थीं।
उसने इस साधारण दिखने वाले युवक को देखा और हल्के से सिर हिलाया। जिस दिन मैं तुम्हें उस नियति वाले दिन पकड़ नहीं पाया था, तभी मुझे पता था कि यह दिन आएगा। बस मुझे नहीं लगा था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। डेस्टिनी की शक्ति तुम्हारे चारों ओर लिपटी हुई है। मैंने तुम्हें 1 साल से भी ज्यादा समय तक ढूंढा, लेकिन कोई निशान तक नहीं मिला। आज तुम खुद मेरे पास आए हो, तो जरूर तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा होगा। वो युहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ बीस्ट गॉड की ओर देखा। वे ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत समय बाद मिले पुराने मित्र हों। वो युहाओ ने उत्तर दिया, आप मेरे सामने एक ऊंचे पर्वत की तरह हैं। अगर मैं आपको पार नहीं कर पाया, तो कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकूंगा। डीतियन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देखते हैं कि ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट की डेस्टिनी मेरे पीछे रहती है, या तुम मुझे पार करके अपने गॉड रियल्म की तलाश में आगे बढ़ते हो। वो युहाओ को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि डीतियन उसके गॉड रियल्म के लक्ष्य को जानता था। बीस्ट गॉड यूं ही बीस्ट गॉड नहीं कहलाता था। ऊपर आओ, डीतियन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुर्राकर कहा। चांदी सी रोशनी चमकी और वह हवा में गायब हो गया। हुओ युहाओ ने भी हल्की मुस्कान के साथ एक कदम रखा और स्पेस में प्रवेश कर गया। उनके स्तर के व्यक्तियों की लड़ाई दिखने में सरल होती है, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक होती है। पहले साफ आसमान लगभग तुरंत अंधेरा हो गया। धुंधली रोशनियां एक अजीब सी सुंदर तस्वीर बना रही थीं। कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि आसमान मानो किसी ऊंचे स्तर पर परिवर्तित हो रहा था। दोनों ओर से चांदी सी दो किरणें काले बादलों को चीरती हुई निकलीं। हुओ युहाओ और दीतियन एक ही समय पर जमीन से 10,000 मीटर ऊपर प्रकट हुए। इस ऊंचाई तक तो टाइटल्ड दुलुओ भी नहीं पहुंच सकते थे। यहां हवा बेहद ठंडी और बहुत पतली थी, और तेज तूफानी हवाएं चल रही थीं। सामान्य जीव अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, तो पल भर में चूर चूर होकर मिट जाए। लेकिन हुओ युहाओ और दीतियन ऐसे खड़े थे जैसे समतल जमीन पर हों। उनके लिए कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। उनके बीच की दूरी भी वैसी ही थी जैसी पहली बार ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट के ऊपर मिलने पर थी। डीतियन ने हुओ युहाओ की ओर सिर हिलाया। आज जैसी लड़ने की भावना मैं महसूस कर रहा हूं, वैसी मुझे बहुत लंबे समय से नहीं हुई। कई सालों से किसी ने मुझे चुनौती नहीं दी है। सच कहूं तो मैं बहुत अकेला हूं। हुओ युहाओ ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि जीवन के प्रति आपकी चाह बहुत मजबूत नहीं है। क्यों? दीतियन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अगर तुम भी कुछ लाख साल जिए होते, तो यह सवाल नहीं पूछते। ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट का हर कण मेरे लिए परिचित है। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, सब मैंने देखा है। मैं इस जगह से ऊब चुका हूं। सिर्फ कर्तव्य ने मुझे यहां बांध रखा है, वरना मैं अपनी आने वाली जिंदगी को नई और रहस्यमयी चीजों की तलाश में लगाना चाहता। ओह, बीस्ट गॉड के लिए नई और रहस्यमयी चीजें क्या हैं? वो युहाओ ने जिज्ञासा से पूछा। दीतियन की आंखों में चाहत झलक उठी। मैं डुलवो कॉन्टिनेंट के बाहर की दुनियाओं को देखना चाहता हूं। जब मैं जवान था, तो मैंने दुनिया की यात्रा की थी। क्या तुम जानते हो कि हमारी दुनिया एक विशाल गोला है? अगर तुम एक ही दिशा में उड़ते रहो, तो अंत में वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा समुद्र है, जमीन बहुत कम है। डुलुओ कॉन्टिनेंट सबसे उन्नत था, और उसके बाद सन मून कॉन्टिनेंट आया। अब केवल डुलुओ कॉन्टिनेंट ही बचा है। सन मून कॉन्टिनेंट खत्म हो चुका है। मैं डुलुओ कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ था, इसलिए यह परिणाम देखकर मुझे संतोष है। हो युहाओ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हमारी दुनिया गोल है। द्वितीयन ने सिर हिलाया। हाँ, और जो तारे हम हर रात देखते हैं, वे सभी गोल हैं, जिनमें सूरज और चांद भी शामिल हैं। इस पल वह ऐसे लग रहा था जैसे लाखों सालों का ज्ञान रखने वाला कोई विद्वान हो। इसलिए मैं अपनी दुनिया के अलावा दूसरे ग्रहों और तारों को देखना चाहता हूं। मैंने और भी ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश की है। एक निश्चित ऊंचाई पार करने के बाद दबाव और बंधन कम हो जाते हैं, लेकिन वहां एक बैरियर मौजूद है। उस बैरियर को तोड़े बिना दूसरी दुनियाओं तक पहुंचना संभव नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी में यह कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करना चाहता हूं। शायद वही बैरियर वह है जिससे गॉड रियल्म ने हमारी दुनिया को बांध रखा है। अगर मैं उसे तोड़ सकूं, तो शायद मुझे गॉड रियल्म में प्रवेश का मौका मिल जाए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि गॉड रियल्म किसी और तारे पर स्थित है, शायद हमसे ऊपर और श्रेष्ठ। वहां और भी ज्यादा शक्तियां और रहस्यमयी चीजें होंगी। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? हो युहाओ ने पूछा। दीतियन ने सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु डरावनी चीजें हैं, लेकिन मृत्यु मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मगर मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा हूं। मुझे ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट की रक्षा करनी है,
और ड्रैगन्स की आखिरी शुद्ध ब्लड लाइन्स को बचाना है। इसलिए मैं वह जोखिम नहीं ले सकता। मुझे जिंदा रहना ही होगा, भले ही अकेले और तन्हा ही क्यों न रहूं। सच कहूं तो तुम्हारा प्रकट होना मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे भीतर वह चीज देखी है जो दूसरे इंसानों में नहीं होती। हजारों हजार सालों में कोई भी अपनी ही शक्ति के सहारे गॉड रेल्म में प्रवेश नहीं कर पाया और उसकी स्वीकृति नहीं पा सका। और अब तुम्हारे पास यह अवसर है। अगर तुम ग्रेट स्टार डॉफ फॉरेस्ट की डेस्टिनी से जुड़े न होते तो मैं लगभग तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाता, इस उम्मीद में कि तुम भविष्य में लौटकर मुझे बताओगे कि उस पार क्या देखा। वह मेरे लिए बेहद अर्थपूर्ण होता। लेकिन दुर्भाग्य से तुम थ्री आइड गोल्डन लायन के साथ फ्यूज हो चुके हो। इसका मतलब है कि हम केवल विरोधी ही हो सकते हैं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अगर आज मैं तुम्हें हरा सका तो मैं तुम्हें सील कर दूंगा और ग्रेट स्टार डॉफ फॉरेस्ट में ही रखूंगा। तुम्हारी मौजूदा कल्टीवेशन और शारीरिक शक्ति के साथ तुम 1000 साल तक आराम से जीवित रह सकोगे। इसके अलावा मैं लेक ऑफ लाइफ के पानी से तुम्हारे शरीर को पोषित करूंगा और किसी तरह तुम्हें संतान उत्पन्न करने का उपाय ढूंढूंगा। फिर तुम्हारी संतान के जरिए डेस्टिनी की शक्ति आगे बढ़ाई जाएगी। मैं एक 100,000 ईयर सोल बीस्ट को तुम्हारी पत्नी बनाऊंगा ताकि तुम्हारी संतान में सोल बीस्ट के गुण हों। वे और भी लंबा जीवन जिएंगे और डेस्टिनी की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे स्कल ऑफ डेस्टिनी को उस संतान में फ्यूज कर दूंगा जिसमें सोल बीस्ट के गुण होंगे। उसका लंबा जीवन और डेस्टिनी की शक्ति के साथ फ्यूजन ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। मैंने इस बारे में बहुत समय से सोचा है और मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा समाधान है। दीतियन यह सब बहुत गंभीरता से कह रहा था, मानो यह सब पहले ही तय हो चुका हो। हुओ युहाओ के चेहरे के भाव नहीं बदले। वह शांतिपूर्वक दीतियन की बातें सुनता रहा। जितने ज्यादा शक्तिशाली होते हो उतने ही अकेले हो जाते हो। बीस्ट गॉड एक दुखी जीवन जी रहा है और वह अपनी छाही हुई चीजों का पीछा भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं। आप कर्तव्य से बंधे होने के कारण इस जीवन को थामे हुए हैं और यही मेरे सम्मान के लिए काफी है। हुओ युहाओ ने दीतियन की ओर हल्का सा झुककर सम्मान प्रकट किया। झुकने के बाद हुओ युहाओ सीधा हुआ। उसके साथ ही उसकी आंखों में भी बदलाव आया। उसकी शांत आंखें अचानक तेज चमक से भर गईं। लेकिन आपकी सारी योजनाएं एक ही शर्त पर आधारित हैं। आपको मुझे हराना होगा। हुओ युहाओ की आवाज दूर तक गूंज गई। ध्वनि की लहरों ने काले बादलों में एक दरार बना दी। चमकती धूप फिर से धरती पर और हुओ युहाओ के शरीर पर पड़ी और उसका पूरा शरीर सुनहरा हो गया। दीतियन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे तुम्हें हराना होगा। तो फिर शुरू करें। कहते हुए उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और हथेली हुओ युहाओ की ओर कर दी। हुओ युहाओ ने भी वही किया और अपना दाहिना हाथ उठाया। उसी पल उससे तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। उसकी पीठ के पीछे एक सुनहरा सूरज प्रकट हुआ। उसकी चमक आसमान के सूरज से भी ज्यादा तेज थी। वह सुनहरी आभा हुओ युहाओ को ऐसे दिखा रही थी मानो कोई देवता स्वर्ग से उतर आया हो। दीतियन की पीठ के पीछे भी एक सूरज उभरा, लेकिन हुओ युहाओ के सुनहरे सूरज के मुकाबले दीतियन का सूरज स्याही की तरह काला था। उस काले सूरज के किनारों पर एक बैंगनी घेरा था। बैंगनी रोशनी हल्के हल्के चमक रही थी और वह आग जैसी लपटों के पैटर्न में लहराने लगी। आसमान में एक सुनहरा सूरज और एक काला सूरज आमने सामने थे। काले बादल तुरंत दो रंगों में बंट गए, एक ओर सुनहरा, दूसरी ओर काला। लेकिन वे बादल अब उनके सिर के ऊपर नहीं थे, बल्कि उनके पैरों के नीचे उतर चुके थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।